गुड इवनिंग मैम, प्लीज़ इवेंट के बारे में कुछ आप बताएं। आज आईएमए भवन परेड में 11, 12, 13 अप्रैल में 42nd रिफ्रेशर कोर्स हो रहा है आईएमए सीजीपी कानपुर सब फैकल्टी का। ये कोर्स हम लोग हर साल करते हैं क्योंकि जो हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं और फैमिली फिजिशियंस हैं उनकी नॉलेज को अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स बाहर कॉन्फ्रेंसेस में नहीं जा पाते, तो हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो नई तकनीक हैं, नई दवाइयाँ हैं, उसके बारे में लेक्चर्स करके अपने मेंबर्स की नॉलेज को बढ़ाते हैं, जिससे वो अपने पेशेंट्स को बेटर केयर दे पाएँ। तो मैं डॉक्टर धर्मेंद्र से एक क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं, शुगर लो हो तो भी, हाई हो तो भी। तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर्स को स्ट्रेस कम करने के लिए कौन सा राग उपयुक्त है और किस राग पे आधारित गाने सुनने चाहिए या प्रेफर करना चाहिए? This is a अच्छा question. Actually, overall, I think music is the most relaxing thing in the world. I can say. But राग से the morning राग भैरव जो है सर और evening में भोपाली, they are trying to they really calm down. Actually, it is in the literature, music literature. I think you guys can vouch for it. I think. Ramal is also most relaxing राग. तो यबंग पे आधारित एक लाइन बच्चे आपसे ना उस पे इसके बाद जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार ना बिसराना, जब दीप जले आना। गुड आफ्टरनून सर प्लीज़ कुछ बताएं आप। हाँ, मैं डॉक्टर विकास मिश्रा, ऑनरी सेक्रेटरी आईएमए कानपुर ब्रांच का। देखिए, हमारी वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रांच है एंड इट इज़ बिफोर इंडिपेंडेंस सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है। तो जो ये कोर्स हम लोग कर रहे हैं दैट इज़ आईएमए सीजीपी यानी कॉलेज ऑफ जनरल प्रैक्टिशनर्स, यानी डॉक्टर्स बनने के बाद भी एज अ स्टूडेंट हमें अपनी साइंटिफिक नॉलेज को अपडेट करना है। उस अपडेट का फ़ायदा सोसाइटी को होगा कि हम रीसेंट एडवांसेस एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे और अपने पेशेंट्स का उद्धार करेंगे। इसी को ध्यान में रख के हमने 3 दिवसीय एक लंबी कार्यशाला जिसपे करीब 21 सेशंस हमने रखे थे डिफरेंट फील्ड्स के, चाहे वो न्यूरोलॉजी हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, कॉमन ईएनटी प्रॉब्लम्स हो। इस तरीके की जो क्लिनिकली रेलेवेंट टॉपिक्स हैं जो आजकल हमारे मरीज़ों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उससे रिलेटेड रीसेंट अपडेट्स देने के लिए एमिनेंट स्पीकर्स ना केवल कानपुर और उत्तर प्रदेश से बल्कि पूरे देश से हमने स्पीकर्स बुलाए और अपने मेंबर्स को उस नॉलेज से अपडेट करा। Clopidogrel which we are using for pretty long time is not that used in clinical practice or particularly in acute coronary syndrome patient because of several factors like clinical factors in the form of old age, BMI, clearance, creatinine clearance, diabetes, drug interactions, particularly intestinal absorption problems and adherence to therapy, as well as there are cellular factors like platelet turnover and up-down regulation of P2Y12, as well as the genetic factor. The genetic factors for platelet for clopidogrel is very important. Sir, my one question is, if a patient is on high-risk patient is on dual antiplatelet count and he develops bleeding, suppose he has no evident bleeding but he becomes anemic and he is on aspirin and tigrelor, that Brilinta tablet, 60 milligram BD, then what will be your approach to first, which antiplatelet will you discontinue first in this case? First of all, ma'am, I will like to see that, what is the duration of his stenting or when he had an acute coronary syndrome or stenting done. If the patient has undergone stenting 3 months
before, like he has completed 3 months of dual antiplatelet therapy, I can switch him from double antiplatelet to single antiplatelet. And suppose the patient is having a GI bleed, definitely shifting from aspirin is a better choice. We can just keep them on ticagrelor 90 mg BID. If he has गुड आफ्टरनून सर, कुछ बताएं आप प्लीज़। मैं डॉक्टर एस के गौतम, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन GSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर, और ये जो IMA रिफ्रेशर कोर्स हो रहा है, मैं इसका असिस्टेंट सेक्रेटरी हूँ। 3 दिन का कोर्स ये चल रहा है। इसका सबसे पहले जो हम लोगों ने थीम डिसाइड किया था, आवर चैलेंजेस आवर प्रैक्टिस थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल। तो इसका बेसिक थीम का मतलब ये है कि हमें थिंक ग्लोबल मीन्स कि हमें जो भी बीमारी का इलाज करना है वो इंटरनेशनल या नेशनल गाइडलाइन के हिसाब से करना है, एविडेंस बेस्ड करना है। थिंक लोकल मीन्स कि अपने जो सराउंड्स में, जैसे कानपुर की बात करें तो वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, क्या जांचें, क्या सुविधाएं अवेलेबल, उस हिसाब से, और वहाँ का जो हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, पेशेंट का वो कैसा है, तो उसके हिसाब से हमें ट्रीट करना है पेशेंट को। थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल। क्योंकि और दूसरा जो मेन उद्देश्य हमारे इस कार्यक्रम का है कि जो हमारे प्रैक्टिशनर हैं, बहुत सारे कानपुर के प्रैक्टिशनर जो गाइडलाइंस अपडेटेड होती हैं उसको बाहर जाकर अपडेट नहीं कर पाते हैं, जो कॉन्फ्रेंसेस बाहर होती हैं। तो हमारा जो बेसिक मोटो था कि हम बाहर के स्पीकर, जो नेशनल लेवल के स्पीकर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, उनको यहाँ पर ला के और उनका हमने लेक्चर कराया, और जो वो नई गाइडलाइंस हैं उनके बारे में उन्होंने विस्तृत रूप से जानकारी दी। जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, तो यूज़ ऑफ AI इन मेडिकल फील्ड, उसमें हमने हैदराबाद से डॉक्टर कलपला को बुलाया था, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से। उन्होंने बताया कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में कैसे आप AI का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से जैसे न्यू दिल्ली से डॉक्टर कविता अरोड़ा आई थी, उन्होंने साइकियाट्रिक बच्चों में जो स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ती जा रही हैं, उनको एक्सप्लेन किया था। और कुछ स्पीकर जैसे लीवर ट्रांसप्लांट के लिए जो आज अपोलो में, लखनऊ में हो रहा है, 20-30 लीवर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली कंडक्ट कर चुके हैं डॉक्टर आशीष मिश्रा, उनको बुलाया था, उन्होंने बताया। और आज हमारा 3rd डे है, ये समापन का दिन है, जो वैलिडिटी फंक्शन हम लोगों ने कॉल किया, उसमें हमारे स्टेट लेवल के डिग्निटीज़ आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो IMA के स्टेट के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर PK अग्रवाल साहब, वो एज ए चीफ गेस्ट आ रहे हैं, और डॉक्टर अभिनव अग्रवाल जो हमारे IMA CGP UP स्टेट फैकल्टी के सेक्रेटरी हैं, वो उस ओकेज़न को ग्रेस करेंगे। और साथ में हम आज इस वैलिडिटी फंक्शन के साथ इस कॉन्फ्रेंस का सक्सेसफुली समापन करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। शालिनी मोहन, मैं इस IMA CGP रिफ़्रेशर कोर्स की ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन हूँ। तो इस बार ये 42nd CGP रिफ़्रेशर कोर्स है, जिसमें कि 3 दिन के स्पैन में हर स्पेशलिटी के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जैसे उसमें ऑप्स एंड गायनी भी है, उसमें न्यूरो भी है, सर्जरी भी है। इसी तरह से अभी ये ऑफ्थेल्मोलॉजी सेशन की बात हो रही थी, ENT का सेशन। तो इसका जो मेन हम लोगों ने जो थीम दिया हुआ है वो है थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल। मतलब कि ग्लोबल लेवल पे आप उसको सोचिए, जो स्टडीज़ हैं उससे आप सीखिए, लेकिन जो हमारी यहाँ की जनता है उसमें वो कैसे अप्लाई हो सके, उसको हम लोगों को अपने कानपुर की पॉपुलेशन में किस तरह से यूज़ करना है उन चीज़ों को, ये हमारा मेन मोटो है, ये हमारी थीम है। और इसी थीम को बेसिस बनाकर अलग अलग तरह के टॉपिक्स को कवर किया गया है। जैसे कि आपने देखा होगा स्केड्यूल में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल हर फील्ड में आ रहा है, इसमें भी इंक्लूडेड है। अभी हम लोग बात कर रहे थे स्क्रीन टाइम की, बच्चों का पीडियाट्रिक सेशन आज हुआ, जिसमें कि स्क्रीन टाइम की बात की गई कि कैसे मोबाइल के यूज़ से लोग सोशल सर्कल से हटते चले जा रहे हैं, एकाकीपन को वो ले रहे हैं और अकेले होते चले जा रहे हैं। तो उससे कैसे बचना है, किस तरह से हम अपने बच्चों को संभाल सकते हैं, इसी तरह से हर सब्जेक्ट में अलग अलग टॉपिक्स को कवर किया गया है। So wonderful, Dr. Amit. Just one comment that cognitive implants you're also doing, and it's being done now even 6-month-old children. Yes. So that's a possibility now that we do bilateral implantation in 6 months. We have done a 9-month-old kid. So less than 1 year is also is open now. Two comments on 2 things which are very common, and I think a general practitioner would want to know about it. What is the use of these earbuds and should they be used? And second is arterial nose drop. Should it be used or not? These are 2 questions that I want you to answer further. So the earbuds, I think this should be banned because they do more harms than
any advantages. If the wax is trying to come naturally, you are putting it inside by using a earbud. Whatever comes on the tip of it is just a tip of iceberg. So the one is this would be banned actually, and they are of no use at all unless there is some water which has while you are taking a bath and it has gone and you just want to clean it. Otherwise, I will discourage. Main problem is that what it does, the wax is protective. The wax is protective to ears. It is anti-fungal, it is antibacterial. And when you use, you took your entire the sweat glands and others get damaged, and then you get infections, and then many times how these earbuds are made, what kind of cotton is being used, are they sterile cotton? That is also an issue. And the second thing was Otrivin is that this will not be used for more than 5 hours. And there are various good decongestants which are available. Although I think most of my patient who comes to me has been using Otrivin for 6 months, 1 year, 5 years, 10 years, and now they have identity medicamentosa, and the treatment is very, very, very difficult. So the discouragement, I don't know why they are in OTC and why the companies are putting so much of advertisement and everybody is using Otrivin. So it is just like you put some band-aid. It is like a band-aid. The wound will heal, but it is not to be used. So these are the two things which is there in general practice and should not be used. Thank you, Dr. Amit, for such an excellent talk for we general practitioners. I just wanted to know that probably Dr. Rohit wanted to know about the earbuds and Bluetooth devices which are being put inside the ear, and that is what is my question. These wireless and Bluetooth devices being put in every ear, how is it's going to affect the hearing? And one thing is that which one are better? If they are to use the one which are the wired ones, they are probably preferred rather than the mini micro waves kept in your ears. So, if anything is getting close to your ears, they are not good. And other thing is that you have to control the amount of sound they are giving. So, the noise cancelling earphones which are outside, they are little better than the ones which are going inside, because you are able to listen well because they cancel the environmental noise with a lesser sound. But even then, if you use at a higher sound, then it causes hearing loss. And all these kids you see 6 to 8 hours, 12 hours using hearing bud are the one who the WHO said that by 2030, 1 in 4 patients in India will have hearing loss. And many of them will go to use a hearing aid. So it is that they should not be used. If you want to use the mobile phone, then the best is, if it is not a private conversation, use on a speaker, right, speaker phone mode, or and keep changing the ears. If you are using for 10 minutes, do not use in 1 ear. You can go to the other ear. So it is important that at what volume listening, and then how close is to your ears, tympanic membrane. So that, because if you are listening at 80 decibel, the duration has to be less than half an hour. But if you are listening at 40 decibel, you can listen probably for 3 hours. So this is important in this. And all these will have hearing loss when they progress to the age of 50 years. If they have diabetes, then maybe at 45 years. I think sir is a senior person, and you must have seen that how we are seeing more and more hearing loss happening, and every second or third patient who comes to us comes with a hearing loss nowadays. So this hearing is an epidemic which is going to affect every one of us. Please, Secretary Dr. Vikas Mishra to present the presidential forward to Dr. Nandini Dasogina Arts. I would request Nandini ma'am to call the meeting to order. I call this meeting to order. Ya Shri
गुड इवनिंग सर, आप इस इवेंट के बारे में कुछ बताएं हमें। ये कानपुर के डॉक्टर्स का एक सबसे बड़ा एकेडमिक इवेंट है। 3 दिन का पूरा रिफ्रेशर कोर्स जिसमें हम लोग मल्टी स्पेशलिटी मतलब केवल एक सब्जेक्ट का नहीं है, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ऑर्थो, सारे रेडियोलॉजी, सारे ब्रांचेस का। अभी लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो ENT और आई डिपार्टमेंट का था। हमने सारे, ताकि कभी भी आजकल ऐसा मरीज नहीं होता है जो एक बीमारी के साथ आए, उसको अगर आंख दिखाने आए हैं तो उसका BP की भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो डॉक्टर को कंपोजिट नॉलेज होनी चाहिए। तो एक रिफ्रेशर कोर्स है ताकि आप लोग को, हम डॉक्टर्स को एक मैसेज दे सकें कि अपडेटेड रहिए, जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो हम लोगों ने देने की कोशिश की है। एंड उम्मीद है लोगों को पसंद भी आया होगा और उनका ज्ञान भी बढ़ा होगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। आज तीसरा दिन था आयोजन का। आज पूरा आयोजन समाप्त हो गया है। डॉक्टर नंदिनी रस्तोगी ने सभी डॉक्टरों का धन्यवाद किया। मैं माही नेक्स्ट लाइफ न्यूज़ की तरफ से सभी डॉक्टरों का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना इतना कीमती समय हमें दिया और यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। आशा करती हूँ कि आप सबको यह रिपोर्ट अच्छी लगी होगी। मैं नेक्स्ट टाइम नई न्यूज़ के साथ आपके सामने फिर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।